क्या आप कंफ्यूज रहते हैं कि बी2सी कस्टमर्स को सेल करने पर भी ई-वे बिल बनेगा या नहीं बनेगा? बी2सी कस्टमर मतलब जो कस्टमर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उनको अगर आप सेल कर रहे हो, उनको अगर आप इनवॉइसेस रेज़ कर रहे हो, तो क्या ई-वे बिल बनेगा या नहीं बनेगा? अगर आपकी भी कन्फ्यूजन है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बी2सी ई-वे बिल बनता कैसे है? किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? ई-वे बिल बनाते हुए मुझे क्या सेलेक्ट करना है कि मेरा बी2सी का ई-वे बिल करेक्टली बने? तो मेक श्योर आप वीडियो के एंड तक बने और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको बी2सी ई-वे बिल से संबंधित जो भी डाउट है आपके क्लियर हो जाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और समझते हैं बी2सी ई-वे बिल के बारे में। सो ई वे बिल दोस्तों मैंडेटरी है या नहीं है B2C के बारे में, जो अभी मैं आपको बता रहा था, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा समझते हैं कि B2C का मतलब क्या होता है। तो B2C का दोस्तों मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन। जैसा मैंने अभी पहले बताया कि ऐसे पर्सन्स जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उनको अगर आप सेल करते हो तो उसे बोला जाता है B2C सेल्स। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं कि B2C होता क्या है। अब मैं आपको मेन टॉपिक पर लेके चलता हूँ। कंफ्यूजन क्या होती है? कंफ्यूजन बेसिकली होती क्या है कि कस्टमर तो है बट अनरजिस्टर्ड है। अब लोग कंफ्यूज हैं कि यार ई वे बिल बनाओ या नहीं बनाओ। रोंग अदम्पशंस या हाफ नॉलेज की वजह से गलती कर बैठते हैं। बाद में पता लगता है कि यार ई वे बिल तो बनना था लेकिन बनाया ही नहीं। अब उस समस्या का समाधान करने के लिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ई वे बिल का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो होता है बेसिकली मूवमेंट के लिए, कि अगर आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं तो ई वे बिल बनेगा, वेदर इट इज फॉर B2B ट्रांजेक्शन और इट्स फॉर B2C ट्रांजेक्शन। वो मैटर नहीं करता कि B2B की ट्रांजेक्शन है या B2C की ट्रांजेक्शन है। आपको ई वे बिल बनाना है, मतलब बनाना है। अगर गुड्स मूव कर रहा है तो सेल भी ना हो, खाली गुड्स मूव कर रहा है जॉब वर्क के लिए, आपको शिपमेंट कहीं भेजना है या कुछ अलग आपको एग्जीबिशन के लिए गुड्स को मूव कराना है, तो भी आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ तक क्लियर हो गए हैं, B2B हो या B2C हो, इनवॉइस के साथ ई वे बिल तो बनेगा ही बनेगा। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ मैं लेकर आया हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, आपको समझने में इजी रहेगा। अब मान लीजिए एक B2C का इन्वॉइस है मेरा 50,000 रुपये से ज़्यादा का। भाई 50,000 रुपये की लिमिट तो रहेगी ही रहेगी। वो 50,000 से रुपये के नीचे का B2B हो या B2C हो, आपको ई बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब सप्लाई इंटर स्टेट है तो ई बिल मैंडेटरी हो ही जाता है अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा है। अगले एग्जाम्पल में मैं आपको समझाने की यहाँ कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए इंट्रा स्टेट मूवमेंट होती है गुड्स की और स्टेट थ्रेश होल्ड भी एप्लीकेबल, यानी कि फॉर एग्जांपल दिल्ली में 1 लाख की लिमिट है, अगर विद इन दिल्ली गुड्स मूव करते हैं तो 1 लाख रुपए तक ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, तो भी ई वे बिल बनेगा, वेदर इट इज B2B और B2C। मैंडेटरी है ई वे बिल हमेशा बनाना आपको, चाहे B2B ट्रांजेक्शन हो या B2C। अब पोर्टल पे करना क्या है, मैंने एक वीडियो बनाई है ई वे बिल कैसे जनरेट होता है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। चाहो कहोगे तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब उस वीडियो में वो मैंने बनाया है, वो मैंने B2B के परस्पेक्टिव से बनाया है, लेकिन यहाँ मैं आपको बताता हूँ। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक सेक्शन दिखाई देगा कि बिल टू किसको दिखाना है। अब बिल टू में अगर वो रजिस्टर्ड पार्टी है तो आप यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल दोगे। अगर वो रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, जैसे कि इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ B2C के बारे में, तो यहाँ पर आपको क्या डालना है, URP अगेंस्ट जीएसटी कॉलम, बस यही चेंज करना है आपको। बाकी सारी चीजें जैसे आपने B2B के लिए या नॉर्मल आप ई वे बिल बनाते हो वैसे ही सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी। जीएसटीएन आपको सिर्फ URP सेलेक्ट करना है, आपका काम हो गया, आपका B2C का ई वे बिल बन गया। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं कि दोस्तों कुछ छोटी छोटी गलतियां मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि हमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। आज भी बताऊंगा कौन सी कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए B2C ई वे बिल में। तो B2C कस्टमर को अनरजिस्टर्ड है इसलिए ई वे बिल बनाना कुछ लोग स्किप कर देते हैं, देखने में आया है। उनको लगता है कि B2B के साथ ही ई वे बिल बनेगा। वो लोग क्या करते हैं, ई वे बिल को ई इनवॉइस के साथ जोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करें, आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर B2C का भी ई वे बिल बनाएं। कुछ लोग अदमशन लगाते हैं, यार मैंने तो इनवॉइस रेज कर दिया है, गुड्स डिस्पैच कर दिया है, अब मेरा कोरियर वाला संभाल लेगा। छोटे व्यापारी कुछ इस तरीके से गलतियां कर देते हैं। और कुछ प्लानिंग कर लेते हैं, इनवॉइस को स्प्लिट कर देते हैं। इनवॉइस स्प्लिटिंग का मतलब, ये कुछ सीरियस केस में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए का इनवॉइस है, उसको 49,000 एंड 48,000 एंड 2,000 की 3 इनवॉइसेस बना दिए। 50,000 से लिमिट कम हो गई और एक ही कस्टमर को सेम डे इनवॉइस भेज दिया बिना ई वे बिल के, तो वो भी एक इशू क्रिएट हो सकता है। तो अब मैं आशा करता हूँ, समझ रहा हूँ कि आप लोगों को B2C पर ई वे बिल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो,
आप देख सकते हैं सभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूँ। अगली वीडियो जो मैं लेकर आ रहा हूँ, अगली वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि ई वे बिल को एक्सटेंड कैसे करना है। कभी कभी क्या होता है, रास्ते में व्हीकल टूट जाता है, व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है, या कुछ दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आप जो एक स्पेसिफिक डेडलाइन है ई वे बिल के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल 200 किलोमीटर तक की अगर आप गुड्स मूव करा रहे हो तो एक दिन के अंदर आपको गुड्स को डिलीवर करना होता है। एक दिन के बाद ई वे बिल एक्सपायर हो जाता है। अब उस सिनेरियो में अगर मुझे एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंशन करना कैसे है, किस सिनेरियो में होता है, कब होता है, वो सब मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और वेट कीजिए अगली वीडियो का। वो वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।